नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे रोजगार संकेत के 12 नवंबर को हुए एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, जिनमें हमारे मैथ के मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन है पी और क्यू किसी कार्य को क्रम से 9 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं तो अकेले क्यू द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हमें ऑप्शन दिए हैं 12 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 7 दिन। यानी इसमें दो हमारे कैंडिडेट हैं पी और क्यू, जो किसी कार्य को क्रम से 9 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पी जो है वो कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है, और क्यू किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 45, यानी कुल कार्य की वैल्यू आ जाएगी 45। तो यहाँ से पी की क्षमता हमारी निकल के आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और क्यू की क्षमता निकल के हमारी 3 आ जाएगी। और हमसे बोला गया है वो दोनों मिलकर 3 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी 8 की क्षमता के साथ दोनों 3 दिन तक कार्य करेंगे, क्योंकि दोनों की क्षमता मिला कितनी हो जाएगी 8। 24 कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। तो शेष कार्य कितना बचेगा 45 में से हम 24 को रिड्यूस कर देंगे, यानी कि 21 कार्य बचेगा। और हमसे पूछा गया इस 21 कार्य को, यानी अकेले क्यू द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। शेष कार्य हमारा कितना 21, और क्यू की क्षमता कितनी हमारी 7। तो 21 कार्य को 3 की क्षमता के साथ क्यू करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 7 डेज, यानी जो शेष कार्य है उसको क्यू कितने दिन में फिनिश कर देगा, 7 दिन में फिनिश कर देगा। नंबर 2, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 70% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 57 है तो लड़कों का औसत स्कोर कितना है। हमें ऑप्शन दिए हैं 60, 75, 45 और 50। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल हमारे स्टूडेंट कितने हैं 100, और जो बॉयज़ और गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो कितना है 70% लड़कियाँ, यानी 70 लड़कियाँ हैं, तो बॉयज़ कितने बचे, लड़के कितने बचे, 30। और बोला गया हमसे लड़कों की तुलना में जो लड़कियों का औसत है, लड़कियों का औसत लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। 20% की वैल्यू होती है हमारी 1/5। तो लड़कों का औसत कितना होगा 5, तो लड़कियों का कितना हो जाएगा 6, तभी तो 20% अधिक होगा। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है 57 है, तो टोटल हमारा औसत कितना आ जाएगा 100 विद्यार्थियों और कितना है 57, तो ये आ जाएगा 5700। कितना आ जाएगा 5700। टोटल नंबर हमारा कितना आ जाएगा 5070, है 5700। और हमसे पूछा है तो लड़कों का औसत स्कोर ज्ञात करो। वैसे लड़कों का औसत स्कोर है कितना 5, लड़कियों का कितना है 6। तो यहाँ पे देखें, यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 70 में, यानी 420, और 5 का कर देंगे 30 में, तो ये आ जाएगा 150। ये टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे 420, और ये आ जाएंगे 150। तो 420 प्लस 150 की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 5700, क्योंकि टोटल जो हमारी संख्या वो कितनी है 5700। और यहाँ पे देखें यहाँ कितने हो जाएंगे 500 700 हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे 570, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारी 5700। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 57 से 57, तो एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और हमसे पूछा गया तो लड़कों का औसत स्कोर क्या होगा या कितना होगा। वैसे हमारे लड़कों का औसत स्कोर था कितना 5, 1 की वैल्यू 10 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, तो लड़कों का औसत स्कोर कितना आ जाएगा 50। अगर हमसे लड़कियों का औसत स्कोर पूछा गया होता तो कितना था 6, तो 6 की वैल्यू आती 60। तो आसानी से हम चाहे लड़की का औसत पूछा गया हो चाहे लड़कों का औसत पूछा गया, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत तथा 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत का अंतर क्या होगा। हमें ऑप्शन दिए 13.5, 16.5, 14.5 और 12.5। इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डाटा पता होना चाहिए। जैसे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो सम होता है वो कितना होता है हमारा 129। ये संख्या कहाँ से 2 से स्टार्ट होती है, यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत वो सम होता है वो कितना होता है 129। इसके एवरेज हम कैसे निकाल लेंगे, बटे में 10 कर देंगे, तो इसका औसत हमारा कितना आ जाएगा 12.9। उसी प्रकार से 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो सम होता है वो होता है 264। वो कितना होता है हमारा 264। इसे हम 10 से डिवाइड कर लेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 26.4। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का सम है वो कितना होता है 129, 10 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आएगा 12.9। और ये प्रथम 10 2 अंकों वाली संख्याओं का सम है, 10 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका भी एवरेज आ जाएगा। इनका हमसे अंतर पूछा था, तो 26.4 में से हम 12.9 को रिड्यूस कर देंगे, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो जो इन दोनों के औसत का जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 13.5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और 4, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की
एक समान चाल से स्टेशन पी से क्यू की ओर चलना शुरू करती है, उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ियाँ 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, तो स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। हमें ऑप्शन दिए 48 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दो स्टेशन है, ये स्टेशन हमारा पी रहा और ये स्टेशन हमारा क्यू रहा। इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 275 किलोमीटर। और हमसे बोला गया जो स्टेशन पी से रेलगाड़ी जा रही है उसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी इधर से जाने वाली जो रेलगाड़ी है पी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से आ रही है, इसकी चाल हमें बी ज्ञात करनी है। जो दूसरी रेलगाड़ी क्यू से आ रही है वो पी की तरफ आ रही है, हमसे पूछा गया है स्टेशन पी की ओर आने वाली है, जो क्यू से चली है उस रेलगाड़ी की हमसे चाल पूछी गई है। और ये दोनों ट्रेनें कितने बाद 2.5 घंटे बाद मिलती हैं, तो क्या होगा, जो पी से ट्रेन चल रही है 2.5 घंटे हम देखते हैं कितनी दूरी तय करेगी। ये 60 की चाल से चल रही है और 2.5 घंटे मतलब होता है 5/2 आवर, कैंसिल आउट करेंगे 2 से हम 60 को 30 बार, यानी 150 किलोमीटर ये चल जाएगी 2.5 घंटे में। जो ट्रेन हमारी पी से चल रही थी वो 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी 2.5 घंटे में, वो यहाँ कहीं पहुँच चुकी है कोई। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 150 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी इधर की बची कितनी, 125 किलोमीटर, कि दोनों जुड़ के कितनी आनी चाहिए, 275 किलोमीटर आनी चाहिए। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी बची, 125 किलोमीटर। अच्छा, जो ट्रेन हमारी क्यू से आ रही थी पी की तरफ, उसने बी की चाल से 125 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है 2.5 घंटे में। बी की चाल से उसने 125 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में तय कर ली है, 2.5 घंटे में। तो ये चाल हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी उसे चलनी है 125 किलोमीटर और उसे समय कितना लगा, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब क्या, 5/2। तो ये 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और ये 125, और अपन में कितना आ जाएगा, 5 से हम 125 काट देंगे 25 बार, तो कितनी बार हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो हमारी ट्रेन, जो रेलगाड़ी हमारी क्यू से पी की तरफ आ रही थी उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे हम चेक भी कर सकते हैं, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है तो 2.5 घंटे में कितना चल जाएगी, 125, और ये वाली 2.5 घंटे में कितनी चल जाएगी, 150। तो दोनों 250 275 की डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो ट्रेन हमारी क्यू से पी की तरफ आ रही थी उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रिया अपनी आय का 66 सही 2/3% भाग खर्च करती है। यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है और बचत में 70% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमें ऑप्शन दिया है 33%, 12.8%, 16.2% और 15.5%। ये कितना है, 16%। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक तरफ लिखेंगे हम खर्च, इधर लिखेंगे हम बचत, और इन दोनों का सम होगा वो क्या होगी, आय। हमसे बोला गया रिया अपनी आय का 66 सही 2/3%, तो इसको हम सॉल्व करें तो ये 200/3 आ जाएगा, 200/3% आ जाएगा। इसकी मतलब क्या है, ये 2/3। यानी रिया की जो आय है वो कितनी है, 3 रुपये है। उसने खर्च कितने कर दिए, 2 रुपये खर्च कर दिए, तो 2 रुपये उसने खर्च कर दिए। उसकी आय 3 है, तो बचत कितनी हुई, 1 रुपये की। कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ 200 कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे और यहाँ पे 300 कर देंगे। यानी रिया की आय कितनी, 300 रुपये है, उसने खर्च 200 रुपये कर दिए और 100 रुपये उसने बचा लिए। अब बोला गया यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है। 300 में कितने की वृद्धि हो गई, 16% की। 300 का 16% कितना आ जाएगा हमारा, 48। कितना आ जाएगा, 48। तो अब रिया की नई आय कितनी हो गई, 348 रुपये। और बोला है और बचत में 70% की वृद्धि होती है। बचत थी कितनी उसकी, 100 रुपये, अब कितना हो जाएगा, 170 रुपये हो जाएगा। अब पूछा गया है तो उसके खर्च में हुई वृद्धि। पहले खर्च कितना था, 200। अब हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। यानी 348 में से हम उसकी बचत, 348 क्या आय है, बचत को रिड्यूस कर देंगे 170 को, तो हमारा क्या पता चल जाएगा, खर्च पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। यानी अब उसका खर्च हो गया 231 रुपये। खर्च कितना हो गया, 231 रुपये। पहले खर्च कितना करती थी वो, 200 रुपये खर्च करती थी, 100 बचाती थी, कुल आय उसकी 300 थी। अब उसकी आय 348 रुपये हो गई है, 170 बचाती है, 231 खर्च करती है।
तो इसमें हम खर्च में वृद्धि कैसे निकालेंगे? वृद्धि कितनी हुई? 31 की वृद्धि हुई, क्योंकि पहले 200 था, अब 231 है। कितने से हुई है? 200 से हुई है, तो 100 पे कितनी, ये इसका क्या आ जाएगा? खर्च में वृद्धि आ जाएगी। 31 रुपये की वृद्धि 200 पर हुई है, मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो डबल जीरो से जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से हम 31 को कैंसिल करेंगे कितना? 15.5 टाइम्स। तो उसके खर्च में कितनी वृद्धि आई हुई? 15.5% की वृद्धि आ गई होगी। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, m के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या 5m, 8, 3m, 4m, 1 9 से विभाज्य है। ऑप्शन दिया हमारा 10, 16, 40, 80, यानी ये जो नंबर हमारा है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा? कि ये जो संख्या दी है इनके अंकों का योगफल भी 9 से हमारा विभाज्य हो। तो हम देखते हैं संख्या हमारी कितनी दे रखी है? 5m, 8, 3m, 4m, 1, इनका हम सम निकाल लेंगे। तो 5 और 8 कितना? 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 4 20 और ये 21, यानी 21 प्लस m 3 टाइम्स हो तो 3m, यानी ये जो संख्या दे रखी है इसके अंकों का योगफल आ जाएगा 21 प्लस 3m। और ये हमारा नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले हम m बराबर मिनिमम कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। जब m बराबर 2 रखेंगे तो ये संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? 21 प्लस 6, यानी कि 27, जो हमारा 9 से डिवाइड होगा। अगर हम m बराबर 1 रखते तो ये कितना आ जाता है? 24, जो हमारा 9 से डिवाइड होता नहीं। m बराबर 0 रखते तो कितना हो जाता है? 21, जो भी हमारा डिवाइड नहीं होता। तो m का न्यूनतम मान कितना है? 2 है। जब m बराबर हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो ये अंकों का योगफल आ जाएगा 27 है 27, जो हमारा 9 से डिवाइड होगा। अब हम m का मैक्सिमम मान देखेंगे। m बराबर कितना रखेंगे हम? अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाता है? ये 30, तो ये डिवाइड नहीं होगा 9 से। फिर हम m बराबर कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। जब हम 4 रखेंगे 12 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। 12 और 21 हमारा कितना हो जाएगा? 33, जो नहीं डिवाइड होगा। फिर m बराबर हम 5 रखेंगे। जब 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 21 और 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आगे और देखेंगे हम m बराबर 6 रखेंगे। जब m बराबर 6 रखेंगे 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा? 18, तो ये हो जाएगी 39, जो 9 से डिवाइड नहीं है। फिर m बराबर 7 रखेंगे। जब m बराबर 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 42, जो डिवाइड नहीं होगा। फिर m बराबर हम 8 रखेंगे। जब m इक्वल टू हम 8 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, यानी 45। तो m बराबर जब 8 रखें तो कितना? 45 हमारा किससे डिवाइड है? 9 से डिवाइड है। तो m का एक मान कितना आ रहा है? मैक्सिमम 8 आ रहा है। आगे एक बार और चेक करते हैं। जब m बराबर हम यहाँ पे 9 पुट कर देंगे, तो 9 पुट करेंगे, यहाँ पे 21 है और ये हो जाएगा 27, तो 8 हो जाएगा 48, जो हमारा 9 से डिवाइड होगा नहीं। तो m का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? हमारी 8 आई है, और m की मिनिमम वैल्यू कितनी आई? 2 आई है। यही वो दो नंबर ऐसे हैं जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी। इनका ही हमसे गुणनफल पूछा गया था। तो 2 का हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी m का न्यूनतम मान कितना है? 2 है, और m का मैक्सिमम मान कितना है? यानी मैक्सिमम मान कितना है? अधिकतम 8 है। तो दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात 5:2 था। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? हमें ऑप्शन दिए हैं 210, 196, 203, 126। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इधर हम लिखेंगे सफलता और इधर लिख देंगे हम असफलता। हमसे बोला गया सफलता का असफलता से अनुपात कितना था? 5:2 था। सफलता हमारी 5 थी, असफलता हमारी 2 थी। और बोला गया अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 हो जाता। तो ये 9 हो जाती, ये 5 हो जाती। तो हमारी बड़ी क्या है? बड़ी असफलताएं हैं, लेकिन सफलताएं हमारी उतनी ही रही हैं। तो हमें पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इधर हम किसका? 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। तो इधर भी हम 9 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। फिर से देखेंगे, पहले हमारी सफलता 5 थी, अब 9 हो गई है, लेकिन सफलता में कोई चेंज नहीं आया। बड़ी क्या थी? असफलता। तो सफलता के दोनों मान हमें बराबर करने होंगे। तो ये हो जाएगा 45, ये भी हमारा हो जाएगा 45। यहाँ पे असफलता कितनी आ गई? 18, और यहाँ पे असफलता कितनी आएगी? 25। रेशियो हमारा अभी भी सेम रहा। 45 का 18 से रेशियो कितना आएगा? 5:2 ही आएगा। और 45 का 25 से रेशियो कितना आएगा? 9:5 ही आएगा।
अब हम देखते हैं असफलता यहाँ से एक्चुअल में हमारी बड़ी कितनी 18 से हो गई है 25, 7 बड़ी है और इस 7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 14। उसने बोला अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती तो एक्चुअल में बड़ी कितनी 7 और इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है 14। 7 की वैल्यू हमारी है 14, यानी 7 बराबर हमारा यहाँ पर 14 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 1 बराबर आ जाएगा 2। हमसे पूछा गया परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। 45 सफलताएं थी और 80 हमारी क्या असफलताएं थी। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 45 + 18, ये तो कुल उम्मीदवार हमारे हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। यानी कुल उम्मीदवार हमारे कितने 63। 45 सफलता है और 18 असफल है, तो कितने हैं 63। और 1 की वैल्यू कितनी आई 2 आई है, तो 63 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 126। अगर 63 की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 की वैल्यू 2 आई है, तो 63 की कितनी हो जाएगी 126। तो कुल उम्मीदवार परीक्षा में कितने बैठे थे 126 उम्मीदवार बैठे थे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 875 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमें ऑप्शन दिए हैं 70%, 14%, 100/7%, 102/7%। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। वो क्या बोला है, एक विक्रेता किसमें अपने लागत मूल्य पे वो कितना 1000 की जगह कितने का प्रयोग कर रहा है 875 ग्राम का। यानी वो बोल रहा है कि 1000 केजी की जगह कितने का प्रयोग कर रहा है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है 875 दे रहा है। कितना कम दे रहा है, यानी 125 ग्राम कम दे रहा है। किससे कम दे रहा है 875 से, तो 100 से कितना, ये उसका क्या हो जाएगा प्रतिशत लाभ हो जाएगा। क्योंकि वो कीमत कितनी ले रहा है 1000 की ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है 875 दे रहा है, तो कितना कम दे रहा है 125 कम दे रहा है। कितने से 875 से, ठीक है 875 से, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसमें हम क्या कर देंगे 100 का। अब से जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट 25 से काटेंगे इसे, तो 25 पंजे 125 और ये कैंसिल आउट करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 25 या 75 बचेगा 12 और 25 पंजे 125। 875 25 से कटेगा 35 बार और 125 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 5 7 35, तो ये आ जाएगा 100/7, 100/7%। तो विक्रेता का जो लाभ प्रतिशत होगा कितना होगा 100/7%। कैसे हमने सॉल्व किया एक बार फिर देखते हैं। 1000 का वो दावा कर रहा था लेकिन तौल कितना रहा 875, तो कितना कम तौल रहा है 125 कम तौल रहा है और कितने पे तौल रहा है 875 पे, मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो कितना आया 100/7%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। हमें क्या दिया है, एक ब्रैकेट में दिया है 0.14 मल्टीप्लाई 0.14 माइनस दूसरे ब्रैकेट में दिया 2 मल्टीप्लाई 0.14 मल्टीप्लाई 5.14 प्लस दूसरे ब्रैकेट में दिया 5.14 मल्टीप्लाई 5.14। ये क्वेश्चन हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। वो देखते कैसे, ये क्या दिया इसे a मान लें, तो a क्रॉस a दिया है माइनस के, ये 2 मल्टीप्लाई a, अगर इसको हम b मान लें तो ये b क्रॉस b दिया है, ये b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये 2ab हो गया और ये प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। यानी a हमने किसको माना 0.14 को हमने a मान लिया और 5.14 को हमने b मान लिया, तो ये a क्रॉस a माइनस 2ab और प्लस ये क्या दे रखा है b क्रॉस b, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू हमने कितनी मान रखी है 0.14 मान रखी है, ठीक है। तो ये 0.14 कर देंगे माइनस के 5.14 कर देंगे, तो ये कितना बचेगा ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर। b की वैल्यू हमने कितनी मान रखी है 5.14, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 5 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा 25 होगा। हम चाहें तो इसको ये मान लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर 5 आ जाता तब भी आंसर कितना आता 25, क्योंकि जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, यानी बड़े वाले को a मान लेंगे, छोटे वाले को b मान लेंगे, तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नंबर 10, कोई बस 11/1/9 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी निश्चित दूरी को 1 घंटा 30 मिनट में तय करती है। कोई कार उसी दूरी को 36 मिनट में तय करती है। बस और कार की चालों का अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हमारा 1:2, 3:7, 2:3 और 2:5। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। बस की चाल कार की चाल पहले क्या दे रखा है हमें बस दे रखा है, तो बस की चाल को हम मान लेंगे b1
बस किससे चल रही है, B1 से चल रही है। और कार हमारी किससे चल रही है, कार हमारी चल रही है B2 से चल रही है। दोनों सेम ही दूरी तय करती है, दूरी को हम D मान लेंगे, ठीक है, दूरी को हम क्या मान लेंगे, D। तो ये भी D दूरी ही तय कर रही होगी। तो हमें पूछा गया चालों का अनुपात, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसके समय को हम T1 मान लेंगे क्योंकि हमने चाल B1 मानी है, और इसके समय को हम क्या मान लेंगे, T2 मान लेंगे क्योंकि इसकी चाल हमने क्या मानी है, B2। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हमारी D, समय से लिया T1। उसी तरह B2 हमारा क्या हो जाएगा, दूरी इसने तय की D और समय लिया इसने T2, और हमसे B1/B2 का रेशियो पूछा है। देखो ऐसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, B1/B2। D से D कैंसिल हो जाएगा, T हमारा ऊपर पहुंचेगा। कैसे देखते हैं, ये हो जाएगा D/T1 और ये हो जाएगा D/T2, D/T2। D से D कैंसिल हो जाएगा तो T हमारा ऊपर पहुंचेगा, ये हो जाएगा T2/T1। यानी जो हमारा रेशियो आएगा B1/B2 वो किसके बराबर है, T2/T1 के। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा T2 दे रखा है, दूसरे वाली का समय वो मिनट में दे रखा है और पहले वाला समय घंटे प्लस मिनट में दे रखा है। तो इनकी यूनिट हमें सेम करनी होगी, या तो हम दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लें या दोनों को घंटे में कन्वर्ट कर लें, तभी हम रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोनों को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो T2 हमारा कितना दे रखा है, 36 मिनट, और ये दे रखा है जो T1 वो कितना दे रखा है, 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटे की वैल्यू होती है 60 मिनट और उसमें 30 मिनट और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 मिनट, ये हो जाएगा 90 मिनट। अब से हम कैंसिल आउट कर लेंगे 18 से, तो 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90, तो ये 2/5 आ जाएगा। तो हमारा जो रेशियो था B1/B2 यानी बस की चाल और कार की चाल का जो अनुपात आएगा B1/B2 वो कितना आ जाएगा हमारा, 2:5 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका D करेक्ट हो जाएगा। और आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 11 हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 4th रूट 7 और क्यूब रूट 11 और 12th रूट 1257 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। ऑप्शन दिया 3 रूट 11, 4th रूट 7 और 12 रूट 1257 और डी ऑप्शन दिया सभी बराबर है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये क्या है, 7 पावर कितना हो जाएगा हमारा 1/4 और ये 11 पावर कितना हो जाएगा हमारा 1/3 और ये 1257 पावर कितनी हो जाएगी 1/12। तो जब भी हमारी संख्या क्या है, ये फ्रैक्शन में जो पावर दे रखी है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये दे रखी है हमें फ्रैक्शन में और हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो 4, 3 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 पावर, जब हम कितना लेंगे एलसीएम 12 ले लेंगे, ठीक है। यानी 12 का सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 1257 पावर 1। कैसे देखो, जैसे 7 पावर हमारी कितनी दे रखी थी 1/4 दे रखी थी और इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कटेंगे 3 बार, यानी 7 पावर 3 आ जाएंगे। सिमिलरली बाकी सभी भी हमारे यही आ जाएंगे 11 पावर 4 और 1257 पावर 1। तो 7 पावर 3 कितना होता है 343 होता है हमारा और 11 पावर 4 कितना होता है, ये होता है हमारा 14,641। 11 का क्यू करेंगे फिर उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारा क्या था 1257। तो इनमें हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, वो आ रही है ये वाली बीच वाली, यानी कि 11 पावर 1/3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्यूब रूट 11। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 12, एक पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री की कमी के कारण कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है। पेन के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। 25%, माइनस के 8%, माइनस के 16%, 10%। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हम इसका कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, पेन का कितना 100, कॉस्ट प्राइस कितना 100। तो पहले 15% की वृद्धि होगी यानी सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 115 रुपये, ठीक है ना। ये पहले वाला फर्स्ट टाइम, क्योंकि 15% की वृद्धि। अब क्या हो, बिक्री में कमी के कारण कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है, यानी 115 का अब 20% कम कर दिया जाता है। पहले 15% बढ़ाया, कीमत हमने 100 रुपये मानी, कितना हो गया 115 रुपये, 15% की वृद्धि आ गई। अब इस कीमत में 20% की कमी कर दी गई है, तो यानी 115 का 20% कितना होगा 23। 115 का 20% कितना हो जाएगा 23। कैसे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर कितना जाएगा 2 से 10 काट 5 बार, 5 से कितने बार कटेगा 23 बार। 115 का 20% आएगा 23, तो 23 रुपये की कमी हो गई है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 9, यानी अब कीमत कितनी होगी 92 रुपये। कीमत कितनी होगी 92 रुपये।
तो शुरुआत में कीमत कितनी थी, 100 रुपये थी पेन की, पहले वृद्धि हुई, कीमत हो गई 115 रुपये, फिर 20% की कमी हुई तो कीमत कितनी रह गई, 92 रुपये। तो हमसे पूछा गया अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, यानी 100 से ये कितना कम हुआ है, 92 रुपये कम हुआ है, तो कितने की कमी हुई है, 8% की, 8% की इसमें कमी हुई है। तो -8%, माइनस क्या शो कर रहा है, कमी हुई है, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, 100 रुपये था, पहले एक टाइम कितना हुआ, 115 रुपये हुआ, फिर अंतिम मूल्य कितना हो गया, 92 रुपये हुआ, तो अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना आ गया, 8 रुपये का आया, तो 8% की कमी हुई है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 13, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:3 है, वस्तु के लाभ और प्रतिशत और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। हमें ऑप्शन दिया 7:3, 4:7, 7:4 और 5:2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य एसपी और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, इसके बीच अनुपात क्या दे रखा है, 7:3 दे रखा है। और हमसे पूछा गया वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य, तो कोई वस्तु हमारी 3 रुपये की थी, 7 रुपये में बेची गई, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 4 रुपये का हो गया। तो वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात पूछा गया, लाभ हमारा कितने का, यानी प्रॉफिट कितने का, 4 रुपये का, और विक्रय मूल्य एसपी कितना हमारा 7 रुपये है, तो 4 रुपये का लाभ है और विक्रय मूल्य कितना 7 रुपये, तो इनके बीच अनुपात कितना आ जाएगा, 4:7 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 4 रुपये का लाभ हुआ है और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य वो 7 है, तो अनुपात आ जाएगा हमारा 4:7। नंबर 14, यदि 9 अंकों वाली संख्या 8, 4, 7, 5, 6, 3, 9 AB 99 से विभाज्य है, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। हम ऑप्शन दिया A = 5, B = 3, A = 4, B = 8, A = 4, B = 6 और A = 3, B = 9। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें संख्या क्या दे रखी है, 8, 4, 7, 5, 6, 3, 9 AB। अगर ये संख्या हमारी 99 से डिवाइड है तो ये क्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, पहले हम विषम और सम संख्याओं का जो अंतर है वो 11 से डिवाइड हो, जो विषम स्थान पर है और सम स्थान पर है, यानी इवन और ऑड। तो पहले हम विषम वाले देखते हैं, 8, 7 और फिर ये 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर बी आएगा। तो 8, 7 कितना 15, 15 और 6 कितना हो गया 21 और 3 कितना हो गया, सॉरी 21 और 9 30 और बी, यानी 30 + बी। क्लियर। अब हम सम वाले देखते हैं, जो हमारी इवन टर्म है वो कितना है, 4 है और उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद ए है। तो 4 और 5 9 होता है, 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, 12 होता है, 4 और 5 9 होता है, 9 और 3 12 होता है, और ए ये कितना 12 + ए। इन दोनों का अंतर निकालना है हमें, इन दोनों का क्या निकालना है हमें, अंतर निकालना है। 30 + बी -12 और ये माइनस का ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 + बी - ए। ये क्या हो जाएगा 18 + बी - ए। ये वाला नंबर हमारा कितना 11 से डिवाइड होगा, तो इसका मान या तो 0 आए या फिर 11 का कोई हमारा गुणज आए, यानी फैक्टर आए। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम b - a की वैल्यू 0 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा 11 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा। तो फिर दूसरा क्या आएगा 22 आएगा। तो b - a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तभी 18 + 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो b - a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। तो इनमें हम ऑप्शन से चेक करते हैं, यहाँ पर b - a की वैल्यू कितनी आएगी -2, यहाँ से b - a की वैल्यू कितनी आएगी 4। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, b - a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 2 आएगी, ये नहीं हो सकता। b - a की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, ना तो ये ऑप्शन हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये। तो ऑप्शन हमारा b ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से हमें सही दिख रहा है कि 18 + b - a, ये अगर 11 से डिवाइड है तो इसका क्या होना चाहिए, या तो ये 0 आए, या 11 आए, या 22 आए। तो ये 0 आ नहीं सकता है, 11 भी नहीं आ सकता है, या तो ये क्या आएगा 22 आएगा। तो मिनिमम क्या ये 22 आना चाहिए। तो 22 कब आएगा, ये b - a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो दिख रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 15, एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह आगे की 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कुल यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। हाँ, ऑप्शन दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं जो हमारी एवरेज स्पीड होती है, यानी औसत चाल, वो हमारी क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी उसने कितनी तय की, पहले 30 किलोमीटर तय की और दूसरी की 20 किलोमीटर, तो 30 + 20। ठीक है, अब हम कुल समय निकालेंगे। तो उसने क्या किया है, 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर की दूरी, तो इसका समय कितना हो जाएगा 2 घंटे।
अगली उसने 20 किलोमीटर की दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की है, तो भी कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। यानी कि इसने जो 50 किलोमीटर की दूरी है वो 4 घंटे में तय कर ली होगी। तो ये 50 और बटे 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी औसत चाल क्या आएगी, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था ही नहीं जो डिफिकल्ट हो। हमें क्या कुल दूरी लिख लेनी थी और कुल समय लिखना था। तो 30 किलोमीटर की इसने तय की 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 2 घंटे लगे होंगे। फिर 20 किलोमीटर की इसने तय किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, तब भी 2 घंटे लगे होंगे। तो कुल समय हमारा 4 घंटे हो गया, कुल दूरी हमारी 50 हो गई। तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा। 16, ए अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% कम कुशल है। सी बी से 33.1/3% अधिक कुशल है। ए बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन दिया मैं 130/11 दिन, 150/11 दिन, 140/11 दिन, 120/11 दिन। तो हम पहले देखते हैं ए बी और सी, ये 3 पर्सन है। हमसे क्या बोला गया है, बी ए से 25% कम कुशल है। तो 25% का मान क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। 25 का मतलब क्या होता है, 1/4। तो क्या बोला गया हमसे, बी ए से 25% कम कुशल है। तो ए कितना है, 4 है, तो बी कितना हो जाएगा, 3। 25% का मान होता है 1/4। ए की वैल्यू 4 है, 4 में से 1 कम कर देंगे तो कितना होगा, 3। ठीक है। और बोला गया है सी बी से 33.1/3%। तो पहले इसका मान निकालेंगे। 33.1/3 का मतलब क्या है, 100/3%, यानी कि 1/3। 33.1/3% का मतलब क्या है, 1/3। और हमसे बोला गया है सी बी से 33.1/3% अधिक कुशल है। तो जो सी है हमारा वो बी से अधिक कुशल है। सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 33.1/3% की वैल्यू आ रही है 1/3। तो बी हमारा कितना है, 3 है, तो सी कितना हो जाएगा, 4। 1 हमारा ऐड हो जाएगा। बी हमारा कितना है, 3 है, तो सी कितना हो जाएगा, 4। तभी हमारा सी बी से 33.1/3% ज़्यादा कुशल होगा। ठीक है, ये दे रखा है। तो इनका हम रेशियो अब देख लेंगे। तो रेशियो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये तो वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो ये जो रेशियो आया ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर बी हमारा 25% कम भी हो गया और सी हमारा 33.1/3% ज़्यादा भी हो गया। अब हमसे बोला ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कितने में कर सकता था, 30 दिन में। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 30 दिन लगा रहा है ए, और कितनी क्षमता के साथ कर रहा है, 4 के साथ। कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, 120 कार्य। और अब ये तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी है, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। यानी ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 120/11 दिन में। कैसे हमने निकाला, एक कार्य को कर रहा था 30 दिन में पूरा, तो 30 का गुणा हमने 4 में कर दिया उसकी कार्य क्षमता के साथ। तो हमारा कुल कार्य आ गया 120 दिन। अब तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता का योगफल हो जाएगा कितना, 4 और 3 कितना होता है, 7। 7 और 4 11, तो 11 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 120/11 दिन लगेंगे इस कार्य को करने में उन तीनों को। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17, एक स्कूल में परिवहन के रूप में बस, बाइक और साइकिल का उपयोग करने वाले छात्र 6:3:1 के अनुपात में है। यदि स्कूल के छात्रों की कुल संख्या 1200 है तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। हमें ऑप्शन दिया 240, 100, 180 और 120। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्या दे रखे हैं हमें परिवहन में, बस दे रखी है, बाइक दे रखी है, और क्या दे रखा है, बाइक दे रखी है, और ये साइकिल दे रखी है। इन 3 चीज़ों से बच्चे आते हैं स्कूल में, बस, बाइक और साइकिल। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 6:3:1। यानी बस से आते हैं 6 लड़के, और बाइक से आते हैं 3, और साइकिल से आते हैं 1। ये इनका अनुपात दे रखा है। और कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 1200। तो 6 और 3 कितना होगा, 9। 9 और 1 10, यानी 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 1200। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200। बस से 6 आते हैं, बाइक से 3 आते हैं, और साइकिल से 1 आता है। तो 10 की वैल्यू 1200 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 120। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। और हमसे पूछा क्या गया, साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। साइकिल से चलने वाले छात्र कितने, 1। तो साइकिल से जाने वाले छात्र 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी है, 120। साइकिल से कितने बच्चे जा रहे हैं, 120। यहाँ हमसे ये पूछा जाता बस से कितने जा रहे हैं, तो 6 का गुणा कर देते, यानी 720। बाइक से कितने जा रहे हैं, तो 3 का गुणा कर देते, 360। 120 में 3 का गुणा कर देते, 360 हो जाते। बस से कितने हो जाते, 720। वाचिंग 72। तो सभी के हम निकाल सकते थे आसानी से, लेकिन हमसे साइकिल से पूछा गया, तो साइकिल की वैल्यू 1 है,
तो आंसर आ जाएगा 120। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 18, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाला जाता है। शेष पिज्जा का परिमाप ज्ञात करें। पाई की वैल्यू में 22/7 लेनी है। ऑप्शन दिए हमें 88 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, 94 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। हम देखते हैं। ये हमारा क्या एक वृत्ताकार पिज्जा था, इसका क्या 1/4 भाग निकाल दिया गया, यानी ये वाला भाग हमारा हटा दिया गया है। 1/4 भाग होगा और इसका व्यास कितना दे रखा 28 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो बचे हुए भाग का हमें क्या निकालना, परिमाप निकालनी है। तो बचा हुआ भाग हमारा कैसा है, वो कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी परिमाप का 3/4 ये दे रखा है और ये आर दे रखी है, ये दे रखी है। तो इसकी परिमाप हमारी क्या हो जाएगी, इसकी अगर हम परिमाप कैलकुलेट करें तो 3/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, यानी पूरी हमारी परिमाप कितनी थी 2 पाई आर थी। तो उसका ये 3/4 बचा है, प्लस के 2r। ये 2r मैंने क्यों लिखा, r ये रेडियस बची है और रेडियस r ये बची है। तो ये हमें पूरी परिमाप ही तो कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या है, पूरी परिमाप का 3/4 ये रहा जो हमारा सर्किल है, और ये दो डंडे हमें दिख रहे हैं ये रेडियस के बराबर है। तो 2r ये पूरी हमारी परिमाप हो जाएगी इसकी, यानी जो बचा हुआ पिज्जा है उसकी परिमाप हमारी ये हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 3/4 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारा कितना आ जाएगा 14, क्योंकि व्यास हमारा दे रखा है 28 सेंटीमीटर, प्लस के 2r का मतलब क्या है व्यास, ये हो जाएगा 28। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो, 7 से पहले हम काटेंगे 14 2 बार, और 4 से 2 और ये 2 कैंसिल आउट। तो 3 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 22 में, यहाँ ये हो जाएगा 66। जो हमारा 3/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर दे रखा था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 66, प्लस के 28, प्लस के 28, और हम इनको ऐड कर लेंगे। तो 6 और 8 कितना होता है 14 का 4, और 6 और 2 8 और 1 9, यानी 94 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ जो हमारा पिज्जा था उसकी परिमाप कितनी आ जाएगी 94 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो 1/4 भाग था वो हमने हटा दिया और ये इसकी परिमाप बची। तो 3/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर और आर ये 2r। तो ये उस परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा और ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नंबर 19, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 28 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 588 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। ऑप्शन दिया 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दे रखा है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल, यानी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h, इसका योगफल दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है क्या 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस हमारा हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमें कितना दे रखा है 588। तो हमें ठीक है ये दे रखा है, ये दो कंडीशन दे रखी है और हमसे पूछा गया विकर्ण, इसका विकर्ण ज्ञात करो। घनाभ का विकर्ण होता है क्या हमारा, वैसे इसका विकर्ण होता है √L² प्लस b² प्लस h²। इसकी हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो देखो L प्लस b प्लस h इतना दे रखा है, 2L क्रॉस b प्लस b क्रॉस h प्लस L क्रॉस h, ये इतना दे रखा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, ये अगर वैल्यू निकालनी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा L प्लस b प्लस h का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारा ये क्या होता है L² प्लस b² प्लस h² प्लस के 2, ये हो जाता है L क्रॉस b प्लस b क्रॉस h प्लस L क्रॉस h, ये हो जाता है L प्लस b प्लस, यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 हमने बाहर ले लिया। आम से जो पूछा गया वो आसानी से हम निकाल लेंगे। L प्लस b प्लस h की वैल्यू 28 दे रखी है, तो 28 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा L² प्लस b² प्लस h²। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2 L क्रॉस b प्लस b क्रॉस h, इसकी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 588। और 28 का हमारा वर्ग होता है 784 प्लस L² प्लस b² प्लस h², ये दे रखा है हमें प्लस 588। तो हमें क्या निकालना है
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये 784 में से हम 588 को रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ 14 में 60 गए 6 बचा, और यहाँ बचेगा 7, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1। यानी कि 784 में से जब हम 588 को रिड्यूस करेंगे तो कितना बचेगा 196। तो हमारी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 196, और हमें चाहिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 196 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा 14। तो जो हमारा विकर्ण है वो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 196 थी, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो इसका विकर्ण कितना आ जाएगा हमारा 14। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो विकर्ण हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। अगर आप हमारे आज RWA जो हमारा SSC GD का 12 नवंबर को RWA में मॉक टेस्ट हुआ था उसका मैथ का सॉल्यूशन, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।